बिहार पुलिस विशेष क्विज श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके बीच में उपस्थित हैं इस श्रृंखला के तीसरे कड़ी के साथ और आज हमारे साथ हैं हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अंकित। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकित, आज हम आपके बीच में हैं जिस विषय के प्रश्न के साथ। पता है आपको वो विषय? जी सर। विषय का नाम पता है? जी सर। कौन सा विषय? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। तो जैसा कि आपने सुना, मध्यकालीन भारत के प्रमुख प्रश्नों के साथ हम आपके बीच में हैं और शुरुआत के जो प्रश्न सब होंगे वह आपसे ऑप्शन के साथ पूछे जाएंगे। अगर आप चाहें तो बिना ऑप्शन के भी उत्तर दे सकते हैं। बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। हम अपने क्विज को आरंभ करते हैं। पहला सवाल आपके लिए है, भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी पहले कौन थे? यानी पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ऑप्शन आपके लिए है गजनी, गोल, अरब यानी अरबी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, अरबी। यानी अरबी लोगों ने भारत पे पहला आक्रमण किया। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आप बता सकते हैं कि भारत पर पहला अरब मुसलमानों का जो आक्रमण हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? मतलब कि पहला आक्रमण मतलब मुसलमानों का फर्स्ट आक्रमण था जो कि 636 ईसा पूर्व में ईस्वी 636 ईस्वी में हुआ था, जो कि असफल रहा था। हाँ, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है। और वह आक्रमण जो अभी वर्तमान में मुंबई के अंतर्गत जो ठाणे पड़ता है, और ये जैसा कि हमारे जानकार श्रोता जानते होंगे, ये दो स्टेशन है जिसके बीच में 16 अप्रैल 1853 को ट्रेन चली थी और उसी ठाणे में पहली बार कोशिश की गई थी जब खलीफा उमर के समय में आक्रमण किया गया था और यह असफल आक्रमण था। और भारत पर पहला सफल आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में सिंध पर पहला आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। हाँ, तो मोहम्मद बिन कासिम का यह आक्रमण सफल था। एक सवाल ऐसे आपसे पूछते चलते हैं नॉन ऑब्जेक्टिव से में भी। जी सर। मोहम्मद बिन कासिम का जिस समय सिंध पर आक्रमण हुआ उस समय सिंध का राजा कौन था? जी सर, सिंध का राजा दाहिर था जो कि उससे पराजित हुआ। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। यानी सिंध का राजा दाहिर था। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया, सिंध को जीता और अगले ही साल 713 ईस्वी में उसने मुल्तान को जीता था। अगला सवाल है जो वैकल्पिक है आपके लिए। अगला सवाल आपके लिए है, निम्न में से किसे होमर, एक बहुत बड़े यूनानी साहित्यकार थे, तो पूर्व के होमर की उपाधि यानी पूर्व का होमर किसको कहा गया है? ऑप्शन आपके लिए है अल-बरूनी, फिरदौसी, फरिश्ता और इनमें से कोई नहीं। सर, ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे, फिरदौसी। यानी उनको पूरब का होमर कहा जाता है। अर्थात जिस प्रकार से जो ख्याति यूरोप में होमर को है वही ख्याति फिरदौसी को इधर पूरब के देशों में रहा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। महमूद गजनवी के दरबार में रहा करता था जी तो फिरदौसी। आप बता सकते हैं उसकी कोई एक रचना जो काफ़ी चर्चा में हुई? शाहनामा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और किताब उल हिंद, अभी जो मैंने ऑप्शन दिया है इसी में से किसी की एक रचना है किताब उल हिंद। किसकी रचना है किताब उल हिंद? सर ऑप्शन दोहरा दे क्या? अल-बरूनी, फिरदौसी, फरिश्ता। अल-बरूनी का है। बिल्कुल सही कर दिया है। और हम अपने श्रोताओं को बताते चले कि गजनवी के जिस समय भारत पर आक्रमण हो रहे थे तो गजनवी ने अपने साथ लाया था अल-बरूनी को। अगला सवाल है आपसे और ये बड़ा रोचक सवाल है, कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्के पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की तस्वीर उत्कीर्णित थे और दूसरे तरफ जो है कलमा लिखा जाता था? क्वेश्चन समझ में आ गया? यानी एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और दूसरी तरफ कलमा लिखा रहता था। वह मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन आपके लिए है अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी मतलब मोहम्मद गोरी एक ऐसा मुस्लिम शासक था जो कि हिंदू का मतलब देवता को भी उसने मान्यता दिया था। हिंदू के देवता के प्रति भी सम्मान का भाव रखता था और लक्ष्मी की तस्वीर एक तरफ और दूसरे तरफ कलमा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। इल्तुतमिश
जब गद्दी पर बैठा तो उसके लिए बहुत अनुकूल स्थिति नहीं थी। कई लोग उसके, कई प्रतिद्वंदी उसके आस पड़ोस में थे। आपको बताना है, मैं जिनका नाम लूंगा इनमें से कौन इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी नहीं थे, अर्थात इल्तुतमिश को उनसे कोई भय नहीं था। ऑप्शन आपके लिए है ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान और मलिक अल-तुनिया। यानी फिर से एक बार, यल्दौज, कुबाचा, अली मर्दान और अल-तुनिया में से कौन था जो इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे, मलिक अल-तुनिया। अल-तुनिया के साथ। बिल्कुल करेक्ट उत्तर दिया है आपने। बाकी 3 जगहों पर संघर्ष था इनका। अली मर्दान लखनौती के थे उन दिनों, नासिरुद्दीन कुबाचा सिंध का और ताजुद्दीन यल्दौज गजनी का। और इन तीनों की नज़र टिकी हुई थी दिल्ली सल्तनत पर, और इस कारण से शुरुआत में इल्तुतमिश को इनसे संघर्ष करना पड़ा। इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करने वाला सुल्तान था, जानते हैं इब्न बतूता क्या था? जी सर। अच्छा, तो इब्न बतूता कहाँ का था? इब्न बतूता मतलब मोरक्को का था। मोरक्को का था। अफ्रीकी देश मोरक्को का था। हाँ, तो सवाल अब है कि उस मोरक्को निवासी इब्न बतूता को किसने काजी का पद दिया था अपने दरबार में? ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी सुनना पसंद नहीं करेंगे? ऑप्शन डी आप दिए ही नहीं। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा 1325 से लेकर के 51 तक। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया कौन? इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आया और 1347 ईस्वी तक यह भारत में रहा। खास बात यह है कि तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने न केवल इसे काजी का पद दिया था, वरन अपना राजदूत बनाकर चीन भी भेजा था। जानते होंगे इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल रिहला। तो कई सवाल होते हैं जो पूछा जाता है इब्न बतूता से जुड़ा हुआ। इब्न बतूता कहाँ का था? अफ्रीका से आया था। किस देश से था? मोरक्को से था। कौन सी किताब इसकी प्रमुख रही? किताब उल रिहला। किसने इसे काजी का पद दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। और कब आया भारत? 1333 ईस्वी में आया, 1347 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चीन राजदूत बना करके अपना भेजा था। अगला सवाल आपके लिए है, टोपरा तथा मेरठ, ये इन दोनों जगह पर अशोक स्तंभ था जिसे एक सल्तनत कालीन शासक ने दिल्ली लाया था। सल्तनत कालीन वह शासक कौन था जिसने टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने का कार्य किया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी, सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक करेक्ट आंसर है। और टोपरा को उसने महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के समीप और मेरठ में का जो था, जो हिंदराव अस्पताल है अभी वर्तमान में, उसी के टीले के निकट इसको जो है सो बैठाया था, स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक, अगला सवाल है, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था, है ना। लेकिन सुनते हैं कि उसकी बड़ी दिलचस्पी थी फलों से, तो उसने एक सुंदर बाग लगाया था दिल्ली के निकट। आपको कुछ अनुमान है कि उस बाग में उसने कितने भिन्न भिन्न प्रकार के फलों को लगाया था? 1200 पर, हाँ, लगभग 1200 प्रकार के नए फलों को उसने लगवाया था उसमें। विजयनगर, जिसे जीत के शहर के रूप में जाना जाता है, अगला सवाल आपके लिए है, उसकी राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? विजयनगर साम्राज्य जीत के नगर के नाम से जाने वाली नगरी है, उसकी राजधानी निम्न में से किस नदी के तट पर थी? नर्मदा, तुंगभद्रा, गोदावरी और भीमा। पहले तो बता दें सर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। अच्छा। और उसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था तुंगभद्रा नदी के किनारे। यानी इसकी जो राजधानी थी वो तुंगभद्रा, हम्पी और तुंगभद्रा के किनारे। जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और हम अपने श्रोताओं को ये बताते चले कि यूनेस्को, जो यूएनओ की बड़ी प्रसिद्ध संस्था है, उस संस्था के द्वारा जो विश्व विरासत की सूची बनाई गई, उस विश्व विरासत धरोहर सूची में 1986 ईस्वी में इसको शामिल कर दिया गया है। हम्पी के स्मारकों को शामिल किया गया है।
चलिए अगला सवाल आपसे है, सल्तनत कालीन कौन सा, मैं कुछ सिक्कों का नाम बताऊंगा, आपको बताना है वो इसमें से कौन सा सिक्का था जो मूल रूप से तांबे से ढाले जाते थे। तांबे से ढाले जाने वाले सिक्के थे कांटा, टंका, जित्तल, इनमें से सभी। सल्तनत काल में सर 2 सिक्का का यूज हो रहा था। कौन कौन? इसका तो आंसर हो जाएगा जीतल। अच्छा, इसका जीतल होगा। एक टाका था जो कि चांदी का, मतलब चांदी के टंका का चांदी था जी सर। जीतल था तांबा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और ये सब इसका जो प्रचलन था मूल रूप से ये अरबी सिक्के थे जिसके प्रचलन इल्तुतमिश के समय में हुआ था। किस निम्न में से किस प्रशासनिक विभाग को प्रारंभ करने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है? एक प्रशासनिक विभाग जिसका मैं नाम लूंगा, आपको बताना है कि इनमें से किसको जारी करने, किसको शुरू करने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए रियासत, दीवान ए अमीर ए कोही और दीवान ए खैरात। फिर से एक बार, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए रियासत, दीवान ए अमीर ए कोही और दीवान ए खैरात। इनमें से किसको शुरू करने का श्रेय जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को? ऑप्शन सी के साथ जाएंगे सर, दीवान ए कोही, जो कि दीवान ए अमीर ए कोही, जो कि कृषि से संबंधित था। कृषि विभाग से संबंधित था। बिल्कुल सही कर दिया है। हम अपने श्रोताओं को बताते चलें कि दीवान ए मुस्तखराज राजस्व विभाग था, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग था और दीवान ए खैरात दान विभाग था। दीवान ए मुस्तखराज को अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवान ए रियासत को भी अलाउद्दीन खिलजी ने और दीवान ए खैरात को फिरोज तुगलक ने मतलब प्रचलित किया था। जबकि दीवान ए अमीर ए कोही जो कृषि विभाग था, इसका प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अमीर खुसरो का नाम तो सुने ही होंगे जी सर। भला कौन नहीं जानता। अमीर ए खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, बाराबांकी में, एटा में, इटावा में। ऑप्शन सी एटा में एटा में हुआ था उनका जन्म। एटा भी किस राज्य में? एटा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में करेक्ट आंसर दिया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला में एटा पड़ता है और यही जन्म लिए थे बस मशहूर पहेली वहेली के जनक अमीर खुसरो। नहीं, अमीर खुसरो, जिनको कि क्या कहा जाता है? तूतिए हिंद कहा जाता है। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि उनका असली नाम था अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जो शॉर्टकट जिन्हें कहा जाता था अमीर खुसरो, है ना। इनके जन्म को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, कुछ स्रोत बताते हैं 1252 एनसीईआरटी के स्रोत के अनुसार। लेकिन हरिश्चंद्र वर्मा जिन्होंने कि अमीर खुसरो के ऊपर एक बड़ी प्रसिद्ध किताब लिखी है, उस किताब में इन्होंने इनका जन्म बताया है 1253। चलिए अगला सवाल आपसे है, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान की शुरुआत किसने की? विदाउट ऑप्शन। दीवान ए बंदगान की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नहीं दे सकते। दीवान ए बंदगान, या ऑप्शन दें आप? एक मिनट से। चलिए ऑप्शन देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए बंदगान, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने की थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, हम वो मिलाएंगे, हम बोलेंगे, उसमें बताना है कि कौन मैच नहीं करता है। कुब्बतुल इस्लाम अजमेर में है, अटाला मस्जिद जौनपुर में है, जहाज महल मालवा में है, जामा मस्जिद गुलबर्गा में है। हमने जो ये बोला इसमें से कौन गलत है? फिर से एक बार, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद अजमेर में है, अटाला मस्जिद जौनपुर में है, जहाज महल मालवा में है, जामा मस्जिद गुलबर्गा में है। फर्स्ट और सेकंड फिर से ऑप्शन बोलिए तो। कुब्बतुल इस्लाम अजमेर में है और अटाला मस्जिद जौनपुर में। यानी तीसरा चौथा से ज़्यादा मतलब नहीं है आपको। ऑप्शन ए
ऑप्शन ए कुव्वतुल इस्लाम। जी। अजमेर में नहीं है, दिल्ली में है सर। दिल्ली में है। करेक्ट आंसर है। फिर एक बार और आपको बताना है, इनमें से मैं कुछ महल बोलूँगा, मस्जिद बोलूँगा और जगह बोलूँगा, निर्माण करता है इस बार कौन गलत है। लाल महल बलबन, हिंडोला महल होशंग शाह, जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी, लाल दरवाजा मस्जिद बीबी राजे। फिर से एक बार, लाल महल बलबन, हिंडोला महल होशंग शाह, जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी, लाल दरवाजा मस्जिद बीबी राजे। हिंडोला महल जो कि गयासुद्दीन हाँ, खिलजी ने बनवाया था। अच्छा, और जहाज महल भी वही ने बनवाया था। अच्छा, यानी हिंडोला महल का हिंडोला मैचिंग महल का, इसमें गलत जी। है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। चलिए, पोलो खेल का नाम तो सुने होंगे। जी सर। अच्छा, तो पोलो खेल का प्रचलन भारत में शुरू करने का, भारत में पोलो खेल को प्रचलन में लाने का श्रेय किसको जाता है? विदाउट ऑप्शन। नहीं, ऑप्शन है जी बोलिए। यूनानी, अंग्रेज, तुर्क और मुगल। जी सर। यूनानी, अंग्रेज, तुर्क और मुगल। तुर्की को जाता है। तुर्कों को मतलब जाता जो है। कि बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हमारे जानकार श्रोता जानते होंगे कि सल्तनत काल का गुलाम वंश का एक शासक पोलो खेलते हुए, मौत को पोलो प्राप्त- जिसको चौगान कहते हैं, घोड़ा से गिरने के कारण उसकी मौत हुई थी 1210 ईस्वी में। आप बता सकते हैं वो सुल्तान कौन था? जी सर। कौन? संस्थापक गुलाम वंश का जी कौन था? ऐबक। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको कि कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। सुनते हैं बचपन में कुरान शरीफ का पाठ इतना सुंदर गा देता था कि उसका नाम पड़ गया था कुरान खां। अगला सवाल आपसे है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाखों का दान करने वाला। अच्छा, ऐबक ही है जो कि अच्छा, इस ऐबक ही है। जो कि हाँ। अपने मतलब दान के लिए प्रसिद्ध था। मतलब वो जो चाहता था, मतलब जो आगे मांगने वाला होता है ना, वो दे देता था। चलिए, एक सवाल पूछते हैं। पहले तो आपने ये सही उत्तर दिया है, बहुत सही उत्तर दिया है। उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना दिल्ली में की थी। आपको बताना है कि अजमेर में उसने एक विशेष कहा जाता है कि भारत के एक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय को तोड़वा करके एक मस्जिद का बदल दिया था। कौन सी मस्जिद थी बनाई थी वहाँ पर अजमेर में? सर वो 2.5 दिन का झोपड़ा बना। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। सबसे पहले तो ये सवाल भी पूछे जाते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो ध्यान में रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है अजमेर में, और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। या कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ 2 प्रकांड पंडित विद्वान भी आए थे, हसन निजामी और फख्र-ए-मुदब्बिर। उनको उसका संरक्षण प्राप्त था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनको संरक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन है, सर्व कर एक प्रकार का कर था। सर्व कर किसके द्वारा लगाया जाता, किस पर लगाया जाता था? सर्व कर किस पर लगाया जाता था? विषय आपके लिए ऑप्शन है, व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमान पर, उद्योग पर। ऑप्शन बी सिंचाई पर। सिंचाई पर करेक्ट आंसर है। दरअसल इस कर का पूरा नाम था हक-ए-सर्व, जो फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था सिंचाई पर। और कुरान इसकी इजाज़त नहीं देता था, लेकिन उसने कुरान के जानकार उलेमाओं से बातचीत की और उसके बाद उसने 5वें कर के रूप में इसे लगाया था। इससे पहले जो कर लगे हुए थे उनमें था खराज, जाजिया, खुम्स, जकात। जानते ही होंगे, खुम्स लूट लाट करके जो लाते थे, लूट की संपत्ति में जो है सो जो टैक्स लगता था उसको कहते थे खुम्स। और सर्व कर जो आपने अभी बताया कि सिंचाई पर लगाया गया था। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? यानी सल्तनत कालीन जो शासन रहा उसमें किसने सबसे कम वंश शासन किया? ऑप्शन आपके लिए है, खिलजी वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। जी सर, ऑप्शन ए खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक अपना शासन किया। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। दिल्ली सल्तनत पर जिन 5 वंशों ने शासन किया उनमें गुलाम वंश 1206 से 1290,
खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1412, कहीं कहीं 1414, और सैयद वंश 1414 से 1451, और अंतिम वंश रहा लोदी वंश जो 1451 से 1526 ईस्वी पानीपत में जाकर खत्म होता है कहानी। इस तरह से सल्तनत कालीन 5 वंशों में से सबसे कम समय खिलजी वंश ने और सबसे ज़्यादा तुगलकों ने, सबसे कम खिलजियों ने और सबसे ज़्यादा तुगलकों ने शासन किया। अगला सवाल आपसे है, ये एक मैचिंग है, आप लिखना पसंद करेंगे तो लिख सकते हैं। पलासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, मतलब युद्ध पहले लिख लीजिए, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध। फिर से मैं बोलूं, युद्ध, पलासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध। जी ऑप्शन इधर वर्ष वाला 261 ईस्वी पूर्व, जी सर, 1576, जी सर, 1192, 1757। आप मैच करके हमें बताते चलें। 1100 मतलब 1192 92 ना, 1192, पलासी 1757, पलासी 1757, कलिंग 261 ईसा पूर्व, कलिंग 261 ईस्वी पूर्व, हल्दी घाटी 1576, हल्दी घाटी 1576, तराइन 1192। 1192, बिल्कुल सही पढ़ दिया है आपने। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336, 1338, 1347, 1361। जी सर, 1347। 1347 करेक्ट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उसके समय में अलाउद्दीन हसन, जिसने मतलब उसका वास्तविक नाम था जफर खां, जिसने बहमन शाह की उपाधि धारण की और 1347 ईस्वी में इसने इस राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल है, होयसल स्मारक कहाँ हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, स्मारकों के लिए बड़ा प्रसिद्ध वंश था होयसल राजवंश, है ना। आपको बताना है होयसल स्मारक अभी जो हम बोलेंगे ऑप्शन, उसमें कहाँ पर हैं? हम्पी और हॉस्पिट में, हलेबीडु और बेलूर में, मैसूर और बेंगलुरु में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में। ऑप्शन बी, हलेबीडु और बेलूर में। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक सवाल है, हलेबीडु तो अभी नाम है, उसका उन दिनों जब होयसल राजवंश था तो उस समय उसका नाम क्या था? कहीं तो कुछ इशारा मैं आपको करूं। एक मिनट सर। होयसल राजवंश के समय में जिसका आज जिसे हम हलेबीडु के नाम से जानते हैं, उस समय उसका नाम क्या था? कर्नाटक के हासन जिले में पड़ता है अभी वो, लेकिन उस समय उसका नाम क्या था? कुछ लगा हुआ था सागर उगर के से जुड़िए, द्वार समुद्र था। क्या नाम था? द्वार समुद्र था। चलिए अगला सवाल आपसे है, कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? चैतन्य महाप्रभु के, रामानंद के, रामानुज के, तुकाराम के। ऑप्शन बी, रामानंद के। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे कबीर, है ना, जो कहा जाता है कि यह नीरू और नीमा ने इनका पालन किया। हालांकि इनका जन्म कैसे हुआ ये स्पष्ट कुछ है नहीं। कबीर को निगुरा भी कहा गया है ना। इनके ग्रंथ का नाम बीजक, यानी जिसका, हालांकि ये तो ज़्यादा बोला करते थे, लिखते नहीं थे, निगुरा कहा गया है। अर्थात इनका कोई गुरु नहीं था, परंतु जब इन्हें कहा गया कि बिना गुरु का ज्ञान तुम्हारा जो है सो सार्थक नहीं होगा, तो इन्होंने रामानंद को अपना गुरु बना लिया, ज़बरदस्ती बना लिया। अब इसकी कथा अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन अगला सवाल आपके लिए है जो 21वां। ऐसे तो सवाल बहुत हो गए हैं आपसे, लेकिन जो ऑप्शन का है उसके अनुसार 21वां है। 12 मासा, 12 महीना जेकर गवैत उबैत रहता है, 12 मासा, समझ गए? तो 12 मासा की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने, इसामी ने, मौलिक मोहम्मद जैसी ने, रसखान ने। ऑप्शन सी, जैसी ने।
मलिक मोहम्मद जैसी, जी सर। जो पद्मावत के रचनाकार हैं। के मतलब पद्मावत के अंश है ये 12 मासा, जी। पद्मावत का ही अंश है 12 मासा, वेदमुक्त होकर दिया है। और पद्मावत भला कौन नहीं जानता है, एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ, प्रसिद्ध किताब है ना, महारानी पद्मावती के ऊपर लिखी गई पद्मावत की कहानी। मलिक मोहम्मद जैसी की जो अन्य रचना की बात हम करेंगे तो आखिरी कलाम और अखरावट रहा है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? फिर एक बार लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। जी सर। कौन सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध लिख लिए? जी सर। खानवा का युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध में दे देंगे 1526, ठीक है। खानवा का युद्ध 1527, जी सर। घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1530। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? फिर से एक बार सुनेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1530। इनमें सुमेलित कौन नहीं है? जी सर, बाबर 1530 में समाप्त हो गया था उसका कहानी भारत में। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था। यानी इसमें इसमें 1530 गलत है। गलत है, यानी सही होगा 1528। 1528। करेक्ट आंसर है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ये चारों लड़ाई बाबर के समय की है और बाबर ने लड़ी है। ये चारों लड़ाई का संबंध बाबर से है। पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच में। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में। और चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। विजेता सभी युद्धों में बाबर ही था। क्रमशः एक बार सुन लें। पानीपत की लड़ाई 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, राणा सांगा पराजित हुए 1528 ईस्वी में, मेदिनी राय पराजित होते हैं चंदेरी में 1529 ईस्वी में, घाघरा के युद्ध में मोहम्मद लोदी पराजित होता है। अगला सवाल आपके लिए है, अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया था कहाँ? हुमायूं की मृत्यु की सूचना जब मिली तो अकबर को किस स्थान पर राजगद्दी पर बिठाया गया था? काबुल में, लाहौर में, सरहिंद में, कलानौर में? कलानौर में। कलानौर में करेक्ट आंसर है। ऑडियंस को हम बताना चाहेंगे कि वैलेंटाइन डे जिस दिन मनाया जाता है उस दिन अकबर गद्दी पर बैठा था और वर्ष था 1556 ईस्वी। वैलेंटाइन डे से समझ गए होंगे लोग सब? 14 फरवरी। चलिए ठीक है। लेकिन एक और दिन है जिसके लिए मैं आपको बता दूं, 14 फरवरी को केवल वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि ये भी समझना है हमको कि उस दिन ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी, जो 23 मार्च को मिलती है। तो उसकी तारीख 24 मार्च तय की गई थी 14 फरवरी को। तो इस कारण से भी यह काफ़ी, हमें लगता है पुलवामा अटैक भी 14 फरवरी। हाँ, पुलवामा लगता नहीं बल्कि है ही। पुलवामा के कारण भी जाना जाता है। खैर जो भी हो, अकबर का राज्याभिषेक हुआ कलानौर में। अकबर बैरम खां के संरक्षण में उन दिनों पंजाब में सिकंदर सूर के साथ लड़ाई में व्यस्त था। सिकंदर सूर के विरुद्ध लड़ाई में व्यस्त था जब उसे उसके पिता हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलती है और महज 14 वर्ष यानी 14 वर्ष से कुछ कम आयु में ही वह राजगद्दी संभालता है बैरम खां के संरक्षण में। दुर्गावती भारत की महान नारियों का जिक्र होगा तो एक नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है दुर्गावती का, जिसने उस समय अकबर से, मुगलिया सल्तनत से, मुगल शासन से, मुगलिया साम्राज्य से लड़ाई लड़ी थी। आपको बताना है दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मांडू, असीरगढ़, रामगढ़, मंडेला? मंडेला की करेक्ट आंसर है। 1564 ईस्वी में आसफ खां को अकबर ने भेजा था। गढ़क टंगा गोडवाना क्षेत्र में पड़ता है, जहां उसके मतलब दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण, बहुत छोटा बच्चा, राजा घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसकी देखरेख उसके लिए संरक्षिका के तौर पर खुद थी माँ दुर्गावती। और हालांकि इस युद्ध में पराजित हो गई, परंतु उसने, कहते हैं ना, दांत खट्टे कर देना, मुहावरा सुना होगा आपने? हाँ, तो उसने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। चलिए अगला सवाल है और आपके लिए आखिरी है। दीन ए इलाही धर्म का प्रचलन अकबर ने किस वर्ष किया था?
70 1500 1570 1578 1581 1582 1582। 1582 करेक्ट आंसर है। दीन इलाही को तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। तौहीद ए इलाही के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यानी इसका बोनस समझिएगा एक, कि वह हिंदू शासक कौन था, वह हिंदू कौन था जिसने दीन इलाही को स्वीकारा था, एकमात्र हिंदू जिसने दीन इलाही को स्वीकारा। ऑप्शन दीजिएगा सर। बिना ऑप्शंस आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि वह अकबर के नवरत्नों में शामिल था, और अकबर के साथ उसकी जो है बड़ी चर्चित बहुत सारे चुटकुले कहानियाँ वहानियाँ रही है। अकबर का नाम आता है तो उसमें आ जाता है बीरबल। बीरबल करेक्ट। ये ऑडियंस से भी एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्या, तो बीरबल का वास्तविक, अभी जैसा हमने जिक्र किया कि बीरबल एक हिंदू शासक था, तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? हाँ, तो क्या कहते हो उसे कमेंट बॉक्स में जो लोग जानेंगे उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। धन्यवाद। तमाम सवालों की सही उत्तर दिए, इसके लिए पहले तो आपको बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। साथ ही आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार पुलिस का, किस दिन एग्ज़ाम है? 27 को। आपका एग्ज़ाम बेहतर हो, इसकी शुभकामना के साथ अगले एपिसोड में हम मिलेंगे जब हमारे साथ प्रतिभागी दूसरे होंगे, अंकित के स्थान पे दूसरे होंगे, और हमारा विषय होगा स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, या दूसरे शब्दों में कह लें आधुनिक भारत। धन्यवाद।